एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो कि इसका एक टॉपिक ना बड़े ही टाइम से पेंडिंग है। कुछ दिनों तो मैं ही एब्सेंट थी, 10 दिन अराउंड मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। और अभी इतने सारे मतलब सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। उस इकोनॉमिक्स में भी दो सब्जेक्ट्स हैं, 11th में भी 12th में भी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ये वीडियो बनाने का। सो नाउ आई एम हियर एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा था जो कि है कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन की बात करें, बहुत सिंपल टर्म है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको ये सोच के मत पढ़ो कि ना हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। आप कैजुअली समझो कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो, बहुत सारे लोग अगर कहीं जगह काम कर रहे हैं, बहुत क्या 2 लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर मान लो आप अपने एक फ्रेंड के साथ रहते हो, ठीक है, आपका रूममेट है, आपका जो भी फ्रेंड है, अगर आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर आप लोग कैसे काम करोगे, कैसे रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ऑब्वियसली। मान लो रात को जग के बातें करते हैं, आपको डिस्टर्ब होता है, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, या फिर आप क्या करते हो, कुछ साफ़ सफाई नहीं करते हो, कमरे की सारा काम उस पर छोड़ जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ में, हर जगह पर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस फर्म्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके लिए कोऑर्डिनेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट जब करना होता है हमको जब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैनेजमेंट भी यूं ही नहीं हो जाता, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, इट इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। हालांकि हमने कितने फंक्शंस पढ़े, हमने आपके 5 फंक्शंस पढ़े थे, कितने 5 या 6 फंक्शंस थे, ठीक है। उनके अलावा क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये एक बेस या फिर एक प्राइमरी फंक्शन है। मतलब उन 5 फंक्शंस के अलावा भी 5 ही फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनके अलावा एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए फॉर मैनेजमेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सबका अपना अपना काम है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज मतलब तालमेल बना के चलना, उनको एक साथ में लेके चलना पैरेलली। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करने का काम मैनेजर करता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये क्या करता है, अलग जो भी फंक्शंस मैंने अभी बताए मैनेजमेंट के, पॉज टीसी करके मैंने याद करवाया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 को भी ये बाइंड करके रखता है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये 5 आपके फंक्शंस भी नहीं हो पाएंगे मैनेजमेंट के। आप कैसे तो प्लान करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे स्टाफ करोगे, कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, इन सब के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये कह लो कोऑर्डिनेशन बेस है, प्राइमरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। और ये हर लेवल पे चाहिए होता है, कोई भी छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल। हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और आपका लोअर लेवल, जिसे हम सबऑर्डिनेट लेवल भी कहते हैं। तो उन तीनों में कोई भी छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़े लेवल में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए हैगा। कोऑर्डिनेशन के बिना आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ मैनेज कर सकते। तो मैनेजमेंट के हर लेवल पर, हर फंक्शन में, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन काम आता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन के क्या हैं, कुछ फीचर्स हैं, सिंपल फीचर्स हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, देखो, सबसे पहला आता है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नाम पढ़ लो जल्दी, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव हमने कहाँ पढ़ा था, मैनेजमेंट के फीचर्स में भी, तो ये भी परवेजिव है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन।
अब इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कैसे इंटीग्रेट करता है? जैसे कि हमारे पास क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में। जैसे ये कोई एक आप कह लो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ये आपका आप कह सकते हो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपनी फील्ड में आपके एफर्ट्स कर रहे हैं। अब इन एफर्ट्स को कंबाइन कौन करेगा? इन एफर्ट्स को कंबाइन कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अलग अलग ग्रुप एफर्ट्स को कंबाइन करता है और साथ ही ये यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है। मतलब जितने भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल कर रहा है, उनमें यूनिटी हो, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलें, तो ये काम होता है कोऑर्डिनेशन का। तीसरा आता है पॉइंट कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? अब मान लो आप मैनेज कर रहे हो, मैनेज करने में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, या फिर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने में आपको हर अपने इंडिविजुअल का, एम्प्लॉय का, सब का कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, जैसे कि आपको इस साल में इतना आउटपुट चाहिए था, तो क्या आप कोऑर्डिनेट करना बंद कर दोगे? फिर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करोगे, एक दूसरे से लड़ झगड़ के काम करोगे? नहीं। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलता है, हमको हर किसी के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। मतलब एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक ऐसा है, SST वाला, सोशल स्टडीज़ वाला जैसे हम पढ़ते थे, तो मोरल स्टडीज़ वाला ऐसा समझो कि हमको हर सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। जहाँ हमने इसको बंद किया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्योस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, उसके बाल नोचेंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। चौथा आता है अब तक ये परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव का मतलब मैंने क्या बताया था? परवेजिव इज़ समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट नहीं, दैट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, ठीक है, दैट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। तो ये क्या है? ये भी हर जगह मिलता है। आप छोटे से छोटा लेवल ले लो, बड़े से बड़ा लेवल ले लो, चाहे आप टॉप लेवल की बात करो जहाँ पर CEO, CFO, COOs होते हैं, बड़े बड़े हेड होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, ये लोग होते हैं। चाहे आप बिल्कुल लोअर लेवल की बात ले लो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर उनके अंदर जो भी लोग आते हैं। तो कोई छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल ले लो, अब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, राइट। अगर आप एक छोटे से स्कूल की बात कर रहे हो, वहाँ भी टीचर्स कोऑर्डिनेट करते हैं। और अगर आप अभी सरकार की बात करो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। गवर्नमेंट कैसे चल रही है, पूरा इंडिया कैसे चल रहा है, पूरी कंट्री कैसे चल रही है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सिंपली। तो ये कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, इट इज़ परवेसिव, राइट। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने मैनेजर के लेवल्स पढ़े थे अभी, जस्ट मैंने बताया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हर लेवल पर कुछ ना कुछ मैनेजर्स थे जो कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। जैसे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। मिडिल लेवल के और जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोअर लेवल को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ जो अपर लेवल है आपका हेड, टॉप लेवल जो था, उनकी एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करते हैं। फिर जो लोअर लेवल होता है वो क्या करते हैं? मिडिल लेवल की बातें मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके। साथ ही साथ वो इंश्योर करते हैं कि जो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंडर, नॉट अंदर, उनके अंडर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम करें कलेक्टिवली, कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि एक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ हेड की, जो कंपनी का मालिक है या फिर जो भी उसका CEO है, कि भाई मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं ही कोऑर्डिनेट करूँगा सबके साथ। नो, हर किसी की जिम्मेदारी होती है, हर किसी का ये कह लो आप ज़रूरी होता है कि वो कोऑर्डिनेट करके चले। अगर सामने वाला कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो आप क्यों करोगे, या फिर आप नहीं कर रहे तो सामने वाला क्यों करेगा? तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लास्ट आता है इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का मतलब क्या है? डेलिबरेट क्या होता है? डेलिबरेट टर्म का मतलब क्या है? जानबूझ के, जो हम जान करके काम करते हैं। तो ये क्या है? डेलिबरेट फंक्शन है, हमको करना पड़ता है जान करके कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया ना, नहीं करोगे तो भाई आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई नहीं चलेगा,
राइट। अगर आप लड़ते झगड़ते रहोगे, लोगों के ऑपोजिट काम करोगे, तू दिन में सोता है तो मैं क्या करते हैं, तू दिन में सोता है ना तो मैं दिन में गाने चला कर चलूँगा, गाने चला के रहूँगा अपने कमरे में, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, मतलब जो भी आपके मैनेजर्स हैं, जो भी आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा काम कर रहा है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करो। ये एक डेलिबरेट फंक्शन होता है, यानी कि हम करते हैं और हमें करना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े, ग्रुप एफर्ट्स, पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखो, पूरा पूरा सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेजिव प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेजिव प्रोसेस, ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, डेलिबरेट फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, ये आपके क्या है, फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के, और इन्हें आप खुद भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा हाथ पैर मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है कि ग्रोथ बोल रहे हो, इम्पॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है, अपने को क्यों कोऑर्डिनेट करके चलना है किसी के साथ। सबसे बड़ी बात, ग्रोथ इन साइज़। ग्रोथ इन साइज़ मतलब, अगर ग्रोथ इन साइज़ का यहाँ पे मतलब है कि साइज़ किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे तो आपकी कंपनी अच्छे से काम करेगी और वो ग्रो करेगी, और जब वो ग्रो करती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2 लोगों में कोऑर्डिनेट करने की कम ज़रूरत पड़ेगी, अगर 20 लोग आ जाएँ तो आपको कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे साइज़ ग्रो करता है, जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है, तो आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, उससे क्योस बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ग्रो साइज़ के बढ़ते बढ़ते कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए होता है, हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा नीड होती है, और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है कि जो भी आपके फंक्शंस होते हैं अलग अलग, मैंने बताया ना उसके मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। साथ ही साथ हर लेवल के अलग अलग फंक्शंस हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, तो हर लेवल के भी अलग अलग फंक्शंस हैं। अब डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन कैसे करें, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। वही जो भी हमने फीचर पढ़ा ना, ग्रुप एफर्ट्स को आपको यूनाइट करना है और साथ में लेके चलना है, वही चीज़ है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए हमको ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। नहीं तो सब अपनी अपनी अलग अलग काम करते रहेंगे, फिर इकट्ठा आउटपुट कैसे मिलेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। तो अपना अपना तो करो पर मिलजुल कर करो, ठीक है, अच्छे से प्यार से करो कोऑर्डिनेशन के साथ। फिर आता है आपका थर्ड, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि मान लो आप 5 लोग, आपके फ्रेंड्स, ये आप 5 लोग हो, ठीक है, ये हैं हो गए हमारे 5 बंदे। अब ये पांचों लोग आप क्या हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हो। जो आपके कॉमर्स के 5 सब्जेक्ट्स हैं, कोई से भी आप उन सब में अलग अलग में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कि एक बंदे को माइक्रो बोल रही हूँ, एक बंदे को मैक्रो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, एक बंदे को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से आता है, एक को अकाउंटेंसी अच्छे से आती है, और एक को बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से आती है, और एक को मान लो इंग्लिश अच्छे से आती है, ठीक है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है होगा आपका जो भी इंग्लिश। तो पांचों का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब आप मान लो पांचों सोचते हो कि हम ग्रुप स्टडी करें और अपना अपना पढ़ें, तो अपना अपना तो पढ़ोगे, पर अपना अपना पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एक दूसरे को अगर अपना अपना सब्जेक्ट समझा दो तो सबको एक दूसरे का सब्जेक्ट या फिर टोटल 5 सब्जेक्ट समझ आ जाएंगे ना, आपका नैया पार हो जाएगी ना आपकी। तो स्पेशलाइजेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। आप कहो कि नहीं यार मैं तो बस अपना पढ़ूंगा, मेरे को अपने से मतलब है, तुम लोग जाओ भाड़ में, तुम चाहे फेल हो जाओ, तो ये गलत बात है। कोऑर्डिनेशन साथ में क्या करता है, हमको एफर्ट्स हमारे कंबाइन करता है। जहाँ जहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, जहाँ जहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये होती है किसकी इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की, नीड या फिर इंपॉर्टेंस। और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो कोऑर्डिनेशन में सिर्फ यही था कि उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस या फिर नीड क्या है, यहाँ तक की कहानी थी। अब हम क्या करते हैं फटाफट से, अब हम जल्दी से क्या करेंगे, सिर्फ जो भी हमने अभी तक पढ़ा पूरे चैप्टर में वो हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्या शुरुआत हमने कहाँ से करी थी भाई,
मैनेजमेंट से। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, उसका मीनिंग, कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। और मैनेजमेंट का मीनिंग में मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से, कि ये एक प्रोसेस होता है। या यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक स्लाइड पे। ठीक है, प्रोसेस होती है ये, और ये कैसी प्रोसेस है जिसमें हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। तो 3 वर्ड्स याद रखें, प्रोसेस, इफेक्टिव और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। फिर आता है इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या थे भाई? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये क्या है, सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। फिर और क्या होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, राइट। ये क्या है, परवेजिव है, यानी कि हर जगह प्रेजेंट होता है, परवेजिव। और साथ में ये क्या है, डायनेमिक है, राइट, डायनेमिक प्रोसेस है। और आपका क्या हो सकता है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। मल्टी डायमेंशनल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ एक ऑपरेशंस। 3 चीज़ें पढ़ी थी मल्टी डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशंस है इसके, मैनेजमेंट वर्क का भी और पीपल का भी और ऑपरेशंस का भी। और आपका क्या हो सकता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, राइट, मैनेजमेंट वहीं होता है। ये हो गए आपके फीचर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे, फीचर्स के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़े थे भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, वाइट पेन से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें आपके 3 थे, आपका सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर आपके आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। सोशल में हम सोसाइटी की बात करते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स के बाद लेवल्स पढ़ लेते हैं पहले फटाफट से, लेवल्स। ठीक है, लेवल्स में 3 ही थे, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। ठीक है, टॉप में बिल्कुल जो कंपनी के हेड हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके CEO है, CFO है, COO है, ये सब लोग आ जाएंगे। मिडिल में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंट की बात हो वो मिडिल लेवल में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, फाइनेंस का डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, तो ये सारे मिडिल में। लोअर में वो लोग जिनका एम्प्लॉयज़ से डायरेक्ट कनेक्शन है, जो एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके सारे काम को, तो वो लोअर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद आपका आ जाता है इम्पॉर्टेंस, या इम्पॉर्टेंस की हम बात करते हैं। अब कहाँ कहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है भाई, मैनेजमेंट की जगह ऑलमोस्ट, मतलब मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस ऑलमोस्ट हर जगह है, पर फिर भी ये कहाँ कहाँ पर किस किस काम में इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, राइट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या हो सकता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। ये एक हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, यानी कि सबसे अलग और अडेप्टेबल, क्लाइमेट बोल रही हूँ, जो भी आपके इन्वायरमेंट में या मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट कर ले, तो ये डायनामिक है। और साथ ही साथ हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं बस। उसके बाद आ जाता है आपका नेचर। नेचर में हमने क्या पढ़ा था, प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइस अवॉइड करना, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ वो है इलेक्शंस जिला पार्षद के, तो ये लोग अपना अपना प्रमोशन करते रहते हैं। नेचर में क्या है, आपका 3 नेचर होते हैं इसका, या तो ईदर एज साइंस, ठीक है, या फिर आर्ट, या फिर बोथ साइंस एंड आर्ट, ठीक है, या फिर आपका ये क्या है, एक प्रोफेशन है।
4 चीज़ें थी, सॉरी, ठीक है, 3 नहीं, साइंस आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। इंपॉर्टेंस हो गया, नेचर हो गया, लेवल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, या और अभी जस्ट अभी अपन ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके फीचर्स ये हैं और इसका इंपॉर्टेंस भी ये, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। ये 3 चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करेगा। जब जब साइज़ बड़ा होगा किसका, आपका ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल डिफरेंशिएशन जहाँ होगा और जहाँ पर स्पेशलाइजेशन होगा वहाँ नीड होती है कोऑर्डिनेशन की। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है, या और अभी हमने क्या है, मैक्रो के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, तीसरा चैप्टर भी ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, सेकंड चैप्टर के, एक ऑलरेडी कर दिया है, एक आपको मिल जाएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैक्रो का जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट करा करके हम बिजनेस स्टडीज़ के 2-3 चैप्टर्स कर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी के कर लेते हैं, और या फिर जैसा भी आपको सूट करे आप बता देना कमेंट में। अगर आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मैं वो पहले पोस्ट किया करूँगी। आपको लगता है कि ये मुझे ज़्यादा पढ़ना है, इसकी वीडियोज़ कम है यार, मेरे को ये ज़्यादा पढ़ना है, इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो मैं वो वीडियोज़ पहले पोस्ट किया करूँगी। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे इस पर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपकी हर तरह की क्वेरी, प्रॉब्लम, दुविधा सॉल्व करूँगी। एंड येस, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।